दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी उस वक्त की है जब कंप्यूटर और मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था और कहानियाँ लिखने के लिए लोग दूर कहीं झील, नदियाँ या पहाड़ों पर जाकर कागज, कलम और दवात से अपनी कल्पनाओं का ताना बाना बुना करते थे। ऐसे ही दूर सुनसान ठिकाने की तलाश में शेखर नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और बच्चे को घर पर ही छोड़कर निकल पड़ा, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां वो शांति और अकेलेपन में अपनी कहानी लिख सके। शेखर बहुत ही काबिल और फेमस लेखक था। उसने अब तक कई किस्से, कहानियां, नाटक और उपन्यास लिख डाले थे। शेखर को कामयाबी तो मिल चुकी थी, पर उसकी चाहत अभी पूरी नहीं हुई थी। यही चाहत लिए शेखर एक गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर कुछ जानकारी करता है। पोस्ट ऑफिस उसे एक जगह का पता दिया जाता है, तो वह उसी जगह जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल पड़ता है। अब उसकी मोटरसाइकिल एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। वहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनसे गिरते झरनों का शोर सुनाई दे रहा था। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई पड़े। वहाँ फॉरेस्ट वालों का एक बंद पड़ा गेस्ट हाउस था, जिसे शेखर के एक दोस्त ने खरीद लिया था और शेखर को अब कुछ दिन वहीं रहना था। गेस्ट हाउस लकड़ी से बना था, जो अंग्रेजी शासन में बनाया गया था, जिसमें विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा था और उसी में एक बड़ी सी मेज और कुर्सी पड़ी हुई थी। बाजू में ही दो मोटे मोटे लकड़ी के भारी भरकम खंबे लगे थे, जिन्हें हरे रंग से पोता गया था। शेखर ने जैसे ही वहां अपनी मोटरसाइकिल रोकी, वहां का चौकीदार भागते हुए आया और उसका झोला उठाने लगा। शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम श्यामलाल हो ना? मुझे बताया था तुम्हारे सामने। श्यामलाल बोला, हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ फ़ोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। श्यामलाल ने बड़ी सादगी से शेखर की तारीफ कर डाली। शेखर को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं एक लेखक हूँ, कहानियाँ और नाटक लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है ना? शेखर ने उसकी पसंद पूछ ली। उस वक्त नाटक देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। यहाँ तक कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर एक दो दिन पहले ही डेरा डाल लिया करते थे। सिनेमा तो सिर्फ शहरों तक ही पहुँच पाए थे। गांव में तो नाटक ही लोकप्रिय थे। शाम का खाना खाने के बाद श्यामलाल और शेखर बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। श्यामलाल ने आग जला रखी थी। चारों तरफ स्याह अंधेरा था। दूर कहीं से जंगली भेड़ियों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। श्यामलाल अपने आसपास की जगह के बारे में बता रहा था। शेखर कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उसकी बताई गई चीज़ों को अपनी कहानी में फिट करने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए पता नहीं चला। श्यामलाल बोला, साहब, रात बहुत हो गई, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और कभी कभी तो शेर भी आ जाते हैं। कोई भरोसा नहीं कब कौन टपक पड़े। उसके बाद
दोनों अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तो श्यामलाल ने कहा, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलना। उसको हाँ बोलकर शेखर अपने रूम में चला गया। शेखर को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जंगल से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थीं। कभी भेड़ियों के रोने की आवाज, तो कभी उल्लुओं की, कभी कभी शेर की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। बड़ा ही भयानक माहौल था रात को जंगल का। शेखर को ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास सब घूम रहा हो। वो अब लिखने के लिए सामान ढूंढता है। अरे कलम कहाँ चला गया? कहीं सामान से गिर तो नहीं गया? स्याही की बोतल तो है। लगता है आज का समय तो यूं ही निकल जाएगा। यह सब सोचते हुए वो वहाँ की अलमारी में तलाश करने लगता है कि शायद कोई कलम पड़ा हो। शेखर को अचानक पुराने कपड़े में लपेटा हुआ एक बॉक्स मिल जाता है। वो बड़े ही आश्चर्य में उस बॉक्स को खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए ही लाकर रखी होगी। उसको पता है ना मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और उस डायरी को खोलता है। वह डायरी बाहर से एकदम पुरानी सी लग रही थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी। शेखर गेस्ट हाउस के कमरे में था, लेकिन बाहर दूर के झरनों से पानी गिरने की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी का पन्ना खोला और पेन से लिखा, मौत का अनसुलझा राज। उसने जैसे ही यह लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों से आवाज आ रही थी। इतनी रात को भी पक्षी उड़ने लगे थे। सारे जंगल में उथल पुथल सी मच गई थी। शेखर को बड़ा मजा आ रहा था। उसे लगा यह जगह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब वो लिखना शुरू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आ जाता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतार जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। रात को भगवान का नाम लेकर सोते और सुबह वही बाहर मरे हुए मिलते। हर जगह मौत ही मौत नजर आ रही थी। शेखर कहानी लिखने के बाद खत्म करने वाला था और आखिरी हिस्सा कल लिखेगा, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी एक जोर के हवा के झोंके के साथ खिड़कियां खटखट की आवाजें करने लगती हैं। शेखर ने जब उनकी तरफ देखा तो ऐसा लगा कोई खिड़की से झांक रहा है। कुछ देर के लिए शेखर शून्य हुए उसी खिड़की की ओर देखता रहा। तभी वह एक पल के लिए कुछ सोचता है और दरवाजा खोलकर श्यामलाल का दरवाजा देखता है। उसका दरवाजा बंद था। शेखर ने वहां खिड़की पर किसी को तो देखा था, पर अपना वहम समझकर वो सो जाता है। अगले दिन श्यामलाल के साथ जंगल और खेत देखने निकल जाता है। दोपहर का खाना दोनों वहीं खेतों पर खाते हैं और शाम को दोनों गेस्ट हाउस वापस लौट आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने चले गए। आज उसको कल की कहानी का हिस्सा पूरा करना था। वो डायरी खोलता है। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। तो उसने जैसे ही कलम उठाई, धड़ाम, खिड़की जोर से खुल गई। शेखर बुरी तरह डर गया।
उसने तुरंत आवाज लगाई, श्यामलाल, श्यामलाल। श्यामलाल दौड़ कर आ गया। शेखर ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहां बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। शेखर ने थोड़ा सहमते हुए श्यामलाल को बताया, साहब, आपको कोई वहम हुआ होगा, यहां तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला डाल रखा है, कोई कैसे अंदर आ सकता है। श्यामलाल ने इधर उधर घूमकर देखकर बताया। उसको ऐसा करते देख शेखर को भी लगा शायद यह उसका वहम ही होगा। श्यामलाल के जाने के बाद वो खिड़की बंद करता है और फिर से लिखने बैठ जाता है। शेखर लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन खिड़की से बाहर कोई बहुत ही खूंखार साया या कहो कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर खड़ी खड़ी उसे लिखते हुए देख रही थी। शेखर कहानी लिखने में व्यस्त था तो उसका ध्यान खिड़की पर नहीं गया। शेखर को कहानी में मजा नहीं आ रहा था तो वो उसमें एक आत्मा का जिक्र भी डालने लग जाता है। दोस्तों, यह और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब ऐसा लगता है जैसे यह आत्मा ही शेखर से सब कुछ लिखवा रही हो, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि शेखर भी इस बात से बेखबर था कि उसकी लिखी हुई कहानी से क्या होने वाला है। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त के मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फोन आता है कि जो शेखर का दोस्त यानी उस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल रात को मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाता है जो शेखर के दोस्त का गांव था, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उसके दोस्त की बॉडी उसी गांव में लाने वाले थे। उसके दोस्त की मौत मानो एक बंद लिफाफा थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान थी और परेशान। शेखर को बहुत बुरा लग रहा था। अब उस गेस्ट हाउस में रुकने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कहानी आखिरी चरण में थी तो सोचा खत्म करके ही निकल जाऊंगा। आज वो उस पेन से लिखता है, उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह श्यामलाल का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद शेखर अपने आसपास के लोगों को लेकर उसकी तलाश करने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी चलो। शेखर उसके साथ जाता है तो वहां एक पेड़ के नीचे श्यामलाल की लाश मिलती है। बहुत ही बुरी हालत में जानवरों ने उसे बुरी तरह से फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब शेखर को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक सा होने वाला है ऐसा लग रहा था। वो थक भी बहुत गया था तो गेस्ट हाउस आकर जल्द से जल्द वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद उसका अब मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और पेन से लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है, लेकिन किसी को यह खबर नहीं होती। यह सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस वो जब कमरे में आया तो वहाँ का मंजर देख उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी जो शेखर की तरफ देख रही थी। अब शेखर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीखें सुनकर बाजू के मकान वाले भी आ गए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा, पर फिर वो अचानक से गायब हो गई। अब शेखर ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसे गौर से देखा। उस पेन से लिखी हर बात उसके सामने जैसे
जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। शेखर ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में भी लिखा था। अब लिखा हुआ तो मिटा नहीं जा सकता, तो वो बहुत ही तेजी के साथ अपनी मोटरसाइकिल निकालकर घर के लिए निकल पड़ता है। कहीं न कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी और पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर शेखर के रिश्तेदार थे और बहुत भीड़ जमा थी। उसको सदमा लग गया और वह वहीं गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपने बीवी और बच्चे की मौत की खबर सुन ली थी। एक ही झटके में उसका सारा हंसता खेलता संसार खत्म हो चुका था। उसे अब अपनी कहानी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने वो डायरी और पेन अपनी पत्नी की चिता में जला दिए, जिसमें वो कहानी लिखी हुई थी। अब सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद रात को घर में अकेला बैठा अपने को कोस रहा था। तभी अचानक खिड़की में वही खूंखार डरावना चेहरा दिखाई दिया। शेखर को तब याद आया, उसने डायरी और पेन तो जला दिए, लेकिन गेस्ट हाउस से निकलने के पहले ही उसने अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उसके बाद लेखक की भी मौत एक राज बनकर रह गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।